All right, let's begin with the session. Inshallah, we are going to cover the past paper questions today. So हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन 1 को प्रॉपर सॉल्व किया था और आज इंशाल्लाह मजीद काइनेमेटिक्स सवालात करते हैं इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज अ 10 मार्क क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन फर्स्ट. लेट्स चेक इट आउट. A motorcyclist starts from rest at A and travels in a straight line. For the first part of the motion, the motorcyclist's displacement x meters from A after t seconds is given by. अब देखें क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट x meters from A. डिस्प्लेसमेंट के लिए जो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है दैट इज पॉइंट A आफ्टर t seconds. अच्छा, स्टार्ट कहां से हुई थी? मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट A. डिस्प्लेसमेंट भी A से देखी जा रही है और A से ही स्टार्टिंग हुई थी और रेस्ट से स्टार्टिंग हुई थी, तो पता चला टाइम जीरो पे वेलोसिटी भी जीरो थी. When time was zero, velocity was zero because rest से start हुआ था. सवाल को ना पढ़ना सही तरीके से आना चाहिए कि how do we have to read the question, because बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो सवाल पढ़ने पर ही पता चल जानी चाहिए, बट हम नहीं पता लगा पा रहे होते जब हम सवाल सही से नहीं पढ़ते. तो हमें सवाल सही से पढ़ना आना चाहिए. तो सबसे पहले उसने कहा था स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए, तो ए पे मतलब स्टार्टिंग ए से हुई है, मतलब टाइम जीरो पे ऑब्जेक्ट वॉज एट ए, और रेस्ट से स्टार्टिंग हुई है, इसका मतलब टाइम जीरो पे वेलोसिटी भी जीरो थी, और डिस्प्लेसमेंट ए से देखी जा रही है, इसका मतलब टाइम जीरो पे क्योंकि ऑब्जेक्ट ए पर था तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो थी. तो टी जीरो, एस जीरो, वी जीरो. टी जीरो पे एस भी जीरो है और वी भी जीरो है. अच्छा, टी सेकेंड्स स्टार्ट होने के बाद टी सेकेंड्स द डिस्प्लेसमेंट एक्स मीटर. यूजुअली डिस्प्लेसमेंट को हम एस कह रहे होते हैं, बट अक्सर सवाल जो है डिस्प्लेसमेंट को एक्स कह रहा होता है. तो यहाँ पर वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट को एक्स मान रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट एक्स मीटर्स फ्रॉम ए आफ्टर टी सेकंड इज गिवन बाय. अब याद रखें, हमने आपको तीन केसेस बताए थे, तीन किस्म के सवाल आपको नजर आएंगे. इफ द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट देन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी पड़ती है गिवन एक्सप्रेशंस की. तो अगर आपके सामने कोई एक्सप्रेशन गिवन है, इसका मतलब आपके जहन में फौरन ये आना चाहिए एस वी ए, और अगर इस वक्त एस की जगह एक्स लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा एक्स वी ए, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. इफ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड then we have to differentiate, and if we have to move backwards then we have to integrate. सही है. तो यहाँ पर s की जगह पे x लिखा हुआ है, x is defined in terms of t. फिर कह रहा है show that the motorcyclist's acceleration is 0 when t is 50. अब आप डिस्प्लेसमेंट पे खड़े हुए और आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्सेलरेशन शो करें. इसका मतलब आप एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, दूसरी दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन का पता चल जाएगा. तो वो कह रहा है शो दैट द मोटरसाइक्लिस्ट एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन टी इज 50 एंड फाइंड द स्पीड v मीटर पर सेकंड एट दिस टाइम. अच्छा, आप करेंगे क्या? एक दफा डिफरेंशिएट किया, दूसरी दफा डिफरेंशिएट किया, a आ गया. फिर t 50, जब टाइम t इक्वल्स टू 50 जो है, या दो तरीके से कर सकते हैं, a को इक्वल टू 0 करेंगे तो टाइम आ जाएगा टाइम 50, या t इक्वल्स टू 50 को a के एक एक्सप्रेशन में डालेंगे तो एक्सप्रेशन 0 साबित हो जाएगी. और फिर कह रहा है फाइंड द स्पीड एट दिस टाइम, इसका मतलब यही टाइम जो है v के वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में भी डाला जाएगा ताकि वहां से वेलोसिटी आ जाए. तो पार्ट नंबर 1 कहने को 5 नंबर का पार्ट है, बट इसमें कुछ और नहीं करना, इसमें हमें डिफरेंशिएशन ही करनी थी. तो इफ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट ट्वाइस वी आर गोइंग टू गेट द एक्सेलरेशन, एंड देन substituting t equals 50 will give a equals 0, and substituting t equals to 50 in the expression of velocity will give the speed. अच्छा, अब क्योंकि इसने वेलोसिटी नहीं कही, स्पीड कही है, इसका मतलब बिल फर्ज अगर आपकी वेलोसिटी आ जाती है -5, तो आप देखें सवाल ने कहा है आपको स्पीड बताओ, तो स्पीड का मतलब है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाह रहा है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहता. तो फिर उस केस में आप माइनस को इग्नोर करके खाली +5 वैल्यू देंगे. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. अगर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही होगी तो आपको क्योंकि स्पीड निकालने को कहा गया है तो आप नेगेटिव इग्नोर करके स्पीड को हमेशा पॉजिटिव में देंगे, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी and there is no concept of direction as far as speed is concerned, and speed always has to be positive. Similarly distance की बात होती है तो distance भी हमेशा positive में ही देंगे. तो पहला पार्ट इज वेरी सिंपल, यहाँ आपको नजर आ रहा है. देखिए सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएट किया है ना, तो जो आपकी इंटेंशन होती है उसको आप जाहिर कर दिया करें कि आप क्या कर रहे हैं. तो अगर आप इंटेंशन जाहिर करते हैं तो यू विल राइट v इक्वल्स dx/dt. सही है, ये आप कहीं नोट डाउन कर लें कि भाई मैं जो है मेरी इंटेंशन ये है पार्ट नंबर 1 के लिए, v इज इक्वल्स टू dx/dt.
एंड देन फॉर फाइंडिंग ए dv by dt, ये आपने इंटेंशन जाहिर कर दी लिखकर। अच्छा, फिर अब dx by dt जब आप करेंगे तो आपके पास v आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 टाइम्स 0.6 इज 1.2t, एंड 3 टाइम्स 0.004 इज 0.012, और पावर 1 कम हो गई तो टी स्क्वायर बन गया। यहाँ पर टी स्क्वायर बन गया टी, और टी क्यूब बन गया टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट हो गया एक दफा। फिर ए निकालने के लिए v को आपने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो 1.2t बन गया 1.2, 0.012t स्क्वायर बन गया 0.024t। अच्छा, अब आपके पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको करना क्या था, शो करना था कि एक्सेलरेशन 0 है जब टाइम की वैल्यू 50 है। तो आप क्या कर सकते थे, दो तरीके से कर सकते थे। ए इक्वल टू 0 करते, ए इक्वल टू 0 करते, एक मिनट दो। चल, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि वेलोसिटी जो है उसको निकालने के लिए dx बाई dt करना है, एक्स के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, और फिर एक्सप्रेशन निकालने के लिए वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो हम डिफरेंशिएट किया था। हाँ, फिर मैं कुछ कह रहा था कि हम जब ए को इक्वल टू 0 करते हैं तो उससे भी t50 आ जाता है, और t50 को ए के एक्सप्रेशन में डाल देंगे तो ए 0 शो करते हैं, ये भी सही है। तो हमने यही किया कि t50 को हमने ए के एक्सप्रेशन में डाला और हमारी 0 आंसर आ गया, लिहाजा जो बाद उसने शो करने का कहा था वो हमने शो कर दिया। अच्छा, फिर कह रहे हैं स्पीड बताओ इस टाइम पर, तो स्पीड के लिए वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसमें हम t50 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं t50 को जब मैंने एक्सप्रेशन में डाला तो 1.2 टाइम्स 50 माइनस 0.012 टाइम्स 50 स्क्वायर, एंड यू हैव गॉट 30। अच्छा, क्योंकि उसने लिखा हुआ था v मीटर्स पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड उसने लिखा हुआ था, लिहाजा उस केस में हमने जो है वो मीटर पर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं, हमें वैल्यू ऑफ v पूछी गई थी ना, तो हमने खाली वैल्यू ऑफ v बता दी। उसने कहा फाइंड द स्पीड v मीटर पर सेकंड एट दिस टाइम, तो v की वैल्यू हमारी 30 आ गई। अच्छा, फिर वो आगे आगे जरा सुने, ये आपका पहला पार्ट हो गया और बहुत लॉजिकल, बहुत सिंपल था, कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, फिर आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, कुछ पार्ट्स में बाज़ औक़ात बच्चों को कंफ्यूजन होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता या अप्लाई नहीं हो पा रहा होता, इसलिए। तब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट 2 इज वन ऑफ दैट पार्ट्स जिसमें यूजुअली स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स कर पा रहे होते हैं और बहुत रेयरली कोई कर पा रहे होते हैं, बाकी कुछ फंस रहे होते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली फंस जाते हैं यहाँ पर। मैं आपको तरीका बताता हूँ। बोले फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अच्छा, ये क्या कहानी है, जरा ये भी देख लें। तो जब टी 50 था तो पहले 50 सेकंड के लिए तो हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, और इसी 50 सेकंड के लिए हमें वेलोसिटी का पता भी लग रहा था और ए का भी पता चल गया था। तो ये दो एक्सप्रेशंस और ये वाला एक्सप्रेशन, ये है फर्स्ट 50 सेकंड्स के लिए, सही है। अब वो कह रहा है फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 द मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड v मीटर पर सेकंड। अब उसने सवाल को ये कहा कि अब अभी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इज नो लॉन्गर वैलिड, बिकॉज अगर टाइम की वैल्यू को मैं इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में डालूंगा तो उस केस के अंदर जो है वो वेलोसिटी तो हर टाइम पे बदलेगी, बट यहाँ वो कह रहा है कांस्टेंट स्पीड शुरू हो गई। अब याद रखें, कांस्टेंट स्पीड की जब बात होती है ना, कांस्टेंट स्पीड की जब बात होती है तो फिर आप याद जहन में रख लें कि आप वो वाला मामला जो हम ट्राइंगल पढ़ते थे ओ लेवल्स आईजीसीएसई के अंदर भी, कि डिस्टेंस डिस्टेंस पढ़ते थे, स्पीड पढ़ते थे और टाइम पढ़ते थे। तो अगर हम यहाँ देखें तो डिस्टेंस को हम एस कहते हैं, स्पीड को हम कहते हैं वी, और यहाँ हम कहते हैं टी। सही है, डिस्टेंस स्पीड टाइम की तरह आपने पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस स्पीड टाइम। अब ये मैं डिस्टेंस को तो हम अब इसमें चेंज कर देता हूँ, डिस्टेंस को हम कह देते हैं एस, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, और वी फॉर वेलोसिटी, एंड टी फॉर टाइम। मैंने यूजुअली ओ लेवल्स में डिस्टेंस स्पीड और टाइम करके सिखाया हुआ होता है ना, तो यहाँ पर एस का मतलब क्या है भाई, दिस एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अभी डिस्प्लेसमेंट है तो अगर आप डिस्टेंस या बल्कि डिस्टेंस ही कह देते हैं ना इसको, इस वक्त डिस्टेंस कह देते हैं इसको। डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम वेलोसिटी को टाइम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपसे, और अगर आपको स्पीड पूछी जाती है तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 द मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड v मीटर पर सेकंड।
for t is greater than equals to 50, the motorcyclist travels at constant speed v मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 50 सेकंड के बाद साइकिल मोटरसाइकिल की स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब जितनी भी देर वो ट्रैवल करेगा तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करेगा। और जब कांस्टेंट स्पीड होती है ना, तो फिर ये वाला रेक्टेंगल सॉरी ये ट्रायंगल लागू होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कांस्टेंट स्पीड, ये जो स्पीड होती है ये कांस्टेंट स्पीड होती है। तो ओवर हियर आई एम रेफरिंग इट दिस, द v इज द कांस्टेंट स्पीड। सही, दिस इज द कांस्टेंट स्पीड और t इज द टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जब कांस्टेंट स्पीड वाली बात आ जाए कभी, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट हम बोले बस आईजीसीएसई में पढ़ गए हैं वो लागू होगा। अगर है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द मोटरसाइकिलिस्ट एवरेज स्पीड इज 27.5। अब सवाल को समझें पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द मोटरसाइकिलिस्ट एवरेज स्पीड इज 27.5। वो कह रहा है पहले 50 सेकंड में आपने पता लगा लिया था कि 50 सेकंड के बाद आपकी एक्सेलेरेशन जीरो हो चुकी थी, और ए जीरो होने का मतलब है कि अब स्पीड अपने मैक्सिमम तक पहुंच गई है। और उस वक्त जब एक्सेलेरेशन जीरो हो चुकी थी तो आपकी स्पीड आ रही थी 30। अब जो 30 स्पीड यहाँ हुई थी अचीव, अब उसी 30 स्पीड को मेंटेन रखा जाएगा। अच्छा, इसका और यहाँ पहले 50 सेकंड में आपकी स्पीड अलग अलग थी, हर टाइम पे अलग अलग स्पीड आ रही थी। तो अब यहाँ जब वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा तो कोई एक इस फेज में, ये जो 50 सेकंड्स के बाद वाला फेज है, इसमें कोई एक टाइम ऐसा आएगा। अच्छा देखें, लेट सपोज यहाँ तक ट्रेवलिंग की, तो अभी एवरेज स्पीड इसकी जो है वो मिसाल है कुछ और आ रही है, फिर यहाँ कुछ और आ रही है, एक टाइम की वैल्यू ऐसी आएगी जिसपे उसकी एवरेज स्पीड 27.5 बन जाएगी। तो वो कह रहा है वो कौन सी वैल्यू ऑफ टी है जिस पॉइंट पे आके ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड 27.5 हो चुकी हो। अच्छा, अब टी जो है ये एक्चुअल टाइम है कि उस वक्त शुरू से लेकर अब तक कितना टाइम गुजर चुका है। तो हमने कहा जब एवरेज स्पीड 27.5 अचीव होगी ना, तो उस वक्त टी सेकेंड्स गुजर चुके होंगे। ऑल टुगेदर टोटल टाइम को हम टी मान रहे हैं। देखिए एक चीज आप समझ लें, अगर आप ड्यूरेशन को टी मानते हैं तो फिर अल्टीमेट टी की वैल्यू निकालने के लिए आप 50 सेकंड में टी की इस वैल्यू को ऐड करेंगे। तो अगर यहां से लेकर यहां तक की ड्यूरेशन टी मानी जाती है तो टी में आप 50 को ऐड करोगे, फिर आपके पास टाइम आएगा। बट मैं ड्यूरेशन को टी नहीं मान रहा, उसने कहा वैल्यू ऑफ टी जो मांगी है ना उसने, वही उसी को टी मान रहा हूं। उसने कहा वैल्यू ऑफ टी बताओ, मतलब कितने सेकंड्स गुजर चुके होंगे। टी इज द टाइम, व्हाट इज टी? टी सेकंड्स। द मोटरसाइकिल डिस्प्लेसमेंट एक्स मीटर्स फ्रॉम ए आफ्टर टी सेकंड। जो ए से शुरू होने के बाद जो टाइमर शुरू हुआ था ना, उसको हम टी कह रहे हैं। तो उस वक्त टी की किस वैल्यू पे एवरेज स्पीड 27.5 अचीव हुई होगी। तो अब हम यहाँ कह रहे हैं टी की वैल्यू जो है हम अज्यूम कर लेते हैं टाइम टी। इसका मतलब ये है कि पहले 50 सेकंड अगर माइनस कर दें तो ये जो कांस्टेंट स्पीड वाला मामला रहा है वो कितनी देर है। एक्सीलरेशन नॉट कांस्टेंट वाले जो एक्सप्रेशन थे ए एस वी और ए के, वो पहले 50 सेकंड के लिए थे। तो अब हम टी सेकंड गुजरने के बाद हम कह सकते हैं कि टी सेकंड गुजरने के बाद एवरेज स्पीड हो चुकी है 27.5। तो टी सेकंड में से 50 सेकंड तो ये वाले हो गए। तब ये जो कांस्टेंट स्पीड वाले सेकंड है वो कितने, तो हमने कहा टी माइनस 50 तो टी माइनस 50 सेकंड्स तक उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, और वो थी कितनी 30। तो अगर मैं मुझे वो कह रहा है एवरेज स्पीड, तो मैंने फौरन सोचा यार ये उसूल मैथ्स का याद रखें, जब कोई चीज निकालनी हो तो भी फॉर्मूला, जब कोई चीज दी हुई हो तो भी फॉर्मूला। तो आपको एवरेज स्पीड क्योंकि दी हुई थी तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपका हो गया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही सीखा है हमने आईजीसीएसई के अंदर भी कि एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस के लिए पहले पार्ट में जो डिस्टेंस कवर हुई थी वो भी, और जो दूसरे पार्ट में डिस्टेंस कवर हुई थी वो भी, और टोटल टाइम में तो टी सेकंड्स है। टोटल टाइम तो है टी सेकंड्स, क्योंकि हम यही तो अज्यूम कर रहे हैं जब से कि जर्नी स्टार्ट हुई थी जो टाइम था वो टी सेकंड्स था। और हम ये अज्यूम करेंगे जब टी सेकंड गुजर चुके हैं तो उस वक्त कॉन्स्टेंट जो उस वक्त एवरेज स्पीड है वो 27.5 है। तो टोटल टाइम तो टी सेकंड्स ही हुआ। टी सेकंड्स ये वाले और टी-50 सेकंड ये वाले, इनको ऐड कर लो तो टोटल टाइम तो टी सेकंड है। बल्कि ये टी-50 तो निकाला ही इसी अजम्पशन पे कि टोटल टाइम टी गुजर चुका है उस वक्त। तो एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड की जगह हमने रख दिया 27.5। अब टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करूं भाई, टोटल डिस्टेंस के लिए याद रखें पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी T50 पे। तो अब सबसे पहले मैंने क्या करना है कि टाइम 50 को डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में डालना है, ये जो आपको नजर आ रहा है।
जैसे ही इसमें पुट इन किया तो मुझे पता चला कि एक्स की वैल्यू 1000 मीटर। इसका मतलब पहले 50 सेकंड में 1000 मीटर्स कवर हो चुके थे। अच्छा, अगले जो t-50 सेकंड है उसमें कितनी डिस्टेंस कवर हुई होगी, तो उस इस t-50 सेकंड के लिए ये ट्राइंगल लागू होता है, जो कहता है कि अगर इन 50 सेकंड की डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो कांस्टेंट स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो कांस्टेंट स्पीड कितनी थी, 30। और कितनी देर तक ये 30 मीटर पर सेकंड मेंटेन रही थी, t-50 सेकंड के लिए। तो 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे t-50 से। तो यहाँ पर 27.5 इज द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस इज 1000 प्लस 30 टाइम्स t-50। 1000 मीटर्स पहले 50 सेकंड में, और अगले t-50 सेकंड में स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो टाइम जितनी देर के लिए कांस्टेंट स्पीड थी वो t-50 सेकंड थे, और 30 की स्पीड थी, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम will give you the distance. So distance 1 and distance 2 combined. So distance 2 is 30 times t-50 and distance 1 is 1000. टोटल डिस्टेंस के लिए इन दोनों डिस्टेंसेस को हमने ऐड किया, और टोटल टाइम जो मैंने कहा था t है उससे डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विच इज t सेकेंड। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया और t की वैल्यू आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो t की वैल्यू आ गई 200। इसका मतलब है पहले 50 सेकंड में डिस्टेंस हुई थी 1000, फिर तकरीबन 150 सेकंड तक 150 सेकंड तक स्पीड कांस्टेंट 30 मीटर पर सेकंड की रही। तो जब 200 सेकंड पूरे मुकम्मल गुजर चुके फ्रॉम ए, जब से स्टार्ट हुआ था ऑब्जेक्ट, उसके बाद 200 सेकंड गुजर चुके, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड जो हो चुकी थी वो 27.5 मीटर पर सेकंड थी। 200 सेकंड के बाद ये मामला हुआ। तो टी की वैल्यू जो आ गई वो है 200 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये 5 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, कहने को वर्किंग बहुत ज्यादा नहीं थी, बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको अच्छा लगाना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझा दिया। तो ये आप कॉपी भी कर लें अपने पास और मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें कि क्या ये यहाँ तक बात समझ आ गई। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? प्लीज एक्नॉलेज, चैट पे एक्नॉलेजमेंट दे दें। चलिए जी, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अब ये देखें, हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, क्वेश्चन 1 जो देखा था उसमें शायद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाया था, लगाया था नहीं लगाया था, एक मिनट लेट मी चेक। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा था, और उसके अलावा जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी हुई थी। क्वेश्चन 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी पड़ी, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन करनी पड़ी क्वेश्चन 3 के अंदर। और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी लगा, जो कि आईजीसीएसई वाला था। फिर क्वेश्चन 3 में देखते हैं, इसमें आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब आपको दिया जाए, याद रखें, व्हेन यू आर गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इन दैट केस आपको कोई और नॉलेज लगाने की जरूरत ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर ग्राफ है तो दो एक्सिस हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। उसके अलावा उसका जो ग्रेडियंट है वो हमें बताएगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसमें चार चीजें हैं, वेलोसिटी और टाइम एक्सिस से पता चलती हैं। उसका ग्रेडियंट मुझे बताता है एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द ग्राफ बताता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लें। ओवरऑल देखा जाए, नेट ऑफ किया जाए पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो डिस्प्लेसमेंट पता चलती है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर मैं ऊपर की जीरो पहले 8 सेकंड में डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो आई विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और अगले 3 सेकंड में डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो आई विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट अब मुझे पता है ये पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस कवर हुई है और ये नेगेटिव के साथ। तो याद रहे, जो पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ होती है दैट इज मूविंग फॉरवर्ड। मतलब समझ लें, एक पॉइंट से मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, सही है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब आई एम मूविंग टुवर्ड्स राइट। और उसके बाद फिर मैं यू टर्न लूंगा। अच्छा, आपको पता है मोशन, और हमारी जो अजम्पशन है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब जिस लाइन में हम जा रहे थे ना उसी लाइन में वापस आएंगे।
जबकि यूजुअली प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता, यू टर्न लेके हम किसी और लेन में आते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, लिहाजा हमारी अजम्पशन ये होती है कि जिस डायरेक्शन में जाना हो रहा है उसी डायरेक्शन में आना हो रहा है। तो अब सवाल पढ़ते हैं तो हमें क्लैरिटी आएगी। बहरहाल मैं डायग्राम देखकर भी जज कर पा रहा हूँ कि पहले 8 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव थी, पॉजिटिव का मतलब वो राइट जा रहा था। अगले 8 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई इसका मतलब उसने यू टर्न ले लिया। ये बात आपको बताई गई थी कि जब यू टर्न लिया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव में नहीं जाती, बट वेलोसिटी फौरन नेगेटिव में चली जाती। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव में नजर आया, आप समझें ऑब्जेक्ट ने यू टर्न ले लिया। अच्छा फिर आप देखें नेगेटिव में वो वेलोसिटी जो है बहुत हाई वेलोसिटी तक वो गया है, मतलब स्पीड काफी ज्यादा अचीव की है, और फिर 3 सेकंड्स उसको लगे। सही है, तो इसका मतलब यू टर्न लेने के बाद वो 3 सेकंड्स ट्रेवल किया है, और यू टर्न लेने से पहले 8 सेकंड्स ट्रेवल किया। और मैंने यहाँ बताया कि 8 सेकंड में जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है ना, और उतनी ही डिस्टेंस उसने 3 सेकंड में वापस कवर कर ली। मतलब राइटवर्ड डिस्टेंस जितनी है उतनी ही लेफ्टवर्ड डिस्टेंस है, बस टाइम का फर्क है। क्योंकि इस सवाल में लिखा होगा तभी मैंने ये बात कही है। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। द डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ मशीन कटिंग टूल। सही है। द डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ मशीन कटिंग टूल। द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 5 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, 1, 2, 3, 4 और 5। द टूल मूव्स फॉरवर्ड फॉर 8 सेकंड while cutting and then takes 3 seconds to return to its starting position. देखें, moving forward for 8 seconds and then takes 3 seconds to return to its starting position, मतलब जाता है आराम से और आता है फौरन, तभी वापसी सिर्फ 3 सेकंड में हो जाती है, और जाने जाने में 8 सेकंड लगते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द टूल ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड। अब ये बहुत इंतहाई आसान सवाल है, 5 मार्क्स का, सारे पार्ट्स आप देखेंगे कितने सिंपल है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड्स पूछ रहा है, तो पहले 2 सेकंड में आपने ग्रेडियंट निकाल लिया। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन, मतलब ग्रेडियंट निकाल लें, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई 0.08, चेंज इन एक्स इज 2 सेकंड्स, तो 0.18 अपॉन 2 इज 0.09, तो एक्सेशन आ जाएगी 0.09। फिर कह रहा है द डिस्टेंस द टूल मूव्स फॉरवर्ड वाइल कटिंग, मतलब कटिंग करते करते फॉरवर्ड मूविंग जो हो रही है, द टूल मूव फॉरवर्ड फॉर 8 सेकंड वाइल कटिंग। तो कह रहा है द डिस्टेंस द टूल मूव्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डिस्टेंस कितनी कवर की उसने। तो फॉरवर्ड जब वो जा रहा था, मतलब राइट जब वो जा रहा था, फॉरवर्ड इज राइट, राइट, तो फॉरवर्ड जा रहा था, राइट जा रहा था, तो उस वक्त तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव 8 सेकंड्स के लिए थी, तो इन 8 सेकंड्स की मुझसे डिस्टेंस पूछी जा रही। तो आई विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाइट हमारी है 0.018, height is 0.18 and two parallel sides, one of them is 8 and the other one is 4. 4 plus 8 is 12. So half into 0.0, half into 0.18 into 8 plus 4, 12 करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। फिर कह रहा है द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द टूल ड्यूरिंग द रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। ये बात हमें पता है कि जितनी डिस्टेंस उसने फॉरवर्ड कवर की है उतनी ही डिस्टेंस उसने बैकवर्ड कवर की है। इसका मतलब ये पॉजिटिव वेलोसिटी वाला एरिया और नेगेटिव वेलोसिटी वाला एरिया बराबर है। कह रहा है ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द टूल ड्यूरिंग द रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, फॉरवर्ड जाते जाते जितनी डिस्टेंस कवर की है, जब वो वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर आ गया, इसका मतलब फॉरवर्ड डिस्टेंस और बैकवर्ड डिस्टेंस बराबर। ये बैकवर्ड डिस्टेंस, तो फॉरवर्ड डिस्टेंस और बैकवर्ड डिस्टेंस बराबर है, तभी वो बैकवर्ड डिस्टेंस कवर करके अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर वापस आ गया। तो ये पहले 8 सेकंड में जो डिस्टेंस हमारी है, जैसे ही वो हम निकालेंगे वही डिस्टेंस हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकलती है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब करेंगे तो हाइट आ जाएगी, और हाइट हमें वेलोसिटी बता दी। तो आई थिंक मैंने ये सॉल्व नहीं किया हुआ, क्योंकि ये सवाल बहुत सिंपल है, तो सॉल्व करना तो कोई मसला ही नहीं है। तो हम पार्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.18 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमारे पास 0.09 आ गया। और पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका मतलब दिस इज द एरिया, क्योंकि ये यूजुअली बच्चे सवाल करके लाते हैं उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ना, अभी आप लोग सवाल करके नहीं लाए हुए, तो हम सवाल शुरू से ही कर रहे हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज 0.18 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक पैरेलल साइड जो है, ज्यादा फ्रूटफुल डिस्कशन जब होती है आप लोग सवाल करके लाएं और मसले मसाइल डिस्कस करें तो ज्यादा मजा आता है, वरना तो बंदा ऐसे ही जब सवाल करवा रहा होता है तो फिर आसान भी आते हैं बीच में मुश्किल भी आते हैं।
ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। तो 0.5 इंटू 0.18 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड यू विल गेट 1.08। आप निकाल के देख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया तो हमारा 1.08 मीटर आ गया। फिर वो कह रहा है द ग्रेटेस्ट स्पीड। तो मैंने आपको बताया कि आपको पता चल गया कि एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ पर 1.08 है। मैं लिख नहीं रहा। तो पार्ट 3 में आपका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो डिस्टेंस विच इज 1.08 is equals to half into base into height, and the base is the speed which is asked, and time is 3 seconds. Base is 3 seconds. 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 को डिवाइड करें, तो 2 इंटू 1.08 divided by 3, and the V answer is 0.72 meters per second। सही है। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाता आंसर्स, अगर हम दे रहे हो तो हम आंसर्स दे दें, वो बेहतर होता है। ये हमने आंसर दे दिए अपने। आंसर जरूर लिख दिया करें कि हमारे आंसर आ चुके हैं। एक ब्लॉग बना दिया करें या कुछ किसी ना किसी तरह आइडेंटिफाई करके बता दिया करें कि भाई हमारा ये आंसर है, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब बात क्या कर रहा था? हाँ, मैं कह रहा था अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाती तो वेलोसिटी फिर आप माइनस में देते। वो कहता व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या थी ड्यूरिंग दिस फेज। मतलब मिसाल है, अगर यहाँ को लेबल करके देता, ये कहता वी, डायग्राम पे लिख कर देता वी, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। याद रहे वी की वैल्यू आप -0.72 देते। वी की वैल्यू आप -0.72 देते, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी नेगेटिव में, तो आपका जो फॉर्मूला लगाते हैं उससे तो पॉजिटिव वैल्यू आती। बट क्योंकि यहाँ आपको नजर आ रहा होता है कि वी जो है वो नेगेटिव साइड पर लोकेटेड है, उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो आप वी का आंसर -0.72 देते। सही है। तो दिस वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स विच वी हैव कवर्ड। सही है, यहाँ तक समझ आ गया तो क्लियर लिख दें, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब 533 काइनेमेटिक्स आप देख सकते हैं बहुत पॉपुलर है, काफी ज्यादा आता है, तो उसको जो है वो अच्छी तरह आपने ग्रिप करनी है इंशाल्लाह। A vehicle is moving in a straight line. The velocity v meter per second at time t seconds after the vehicle starts. अब मैंने कहा था काइनेमेटिक्स में टाइम इज ऑलवेज डिफाइंड t seconds after the vehicle starts। स्टार्ट होने के बाद टाइम शुरू हुआ है, तो t seconds after the vehicle starts is given by। अब ये आपके सामने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, and this expression is valid for 0 till 15, and there is also another expression that has been given to us, and that is valid for t is greater than equals to 15। And we are they have told us that a and b are constants। a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, और हमें यकीनन निकालने होंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 15 इज 225 मीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल दी हुई है पहले 15 सेकंड, तो 15 सेकंड के बाद t 0 से टाइम 0 पे, तो ऑब्जेक्ट की, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगी उसूलन। यहाँ हम लोग कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल बिटवीन t 0 एंड t 15 इज 225 मीटर्स। तो इसका मतलब पहले 15 सेकंड में उसने 225 मीटर्स ट्रेवल किए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड शो दैट द वैल्यू ऑफ बी इज 3375। हमें वैल्यू ऑफ ए निकालनी है और शो करना है कि वैल्यू ऑफ बी जो है वो 3375 है। सही है। पार्ट 1 says find the value of a and show that the value of b is 3375, and this is a 5 mark question। अब सोचें क्या करना चाहिए इसमें हमें। तो एक बात जो आपको समझ आती है, जो यहाँ समझ आ रही है, वो ये कि क्योंकि उसने डिस्टेंस दी हुई है तो यकीनन हम डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड ईसा, शाबाश। हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें जो है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू मुझे बताई हुई है ना। लिहाजा अगर मैं v से s की तरफ जाना चाहता हूँ, v से s की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मुझे जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। अच्छा, v से s की तरफ जाने के लिए जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो फिर मुझे
कोई इनिशियल फैक्ट चाहिए होगा ताकि मैं प्लस सी निकाल सकूं, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है। तो वो इनिशियल फैक्ट क्या होगा कि टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो ले लूंगा, क्योंकि उसने कहा था व्हीकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड द वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड एट टाइम t सेकंड्स आफ्टर द व्हीकल स्टार्ट्स। t सेकंड्स आफ्टर द व्हीकल स्टार्ट्स, t सेकंड्स आफ्टर द व्हीकल स्टार्ट्स। इसका मतलब व्हीकल बिल्कुल रेस्ट से स्टार्ट हुई। आप चेक भी कर सकते हो, जब टाइम जीरो था तो ये सब जीरो हो जाता। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो पे टाइम, टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो थी, तभी वो लिखा हुआ है कि व्हीकल स्टार्ट्स और टाइम स्टार्ट हुआ व्हीकल स्टार्ट होने के बाद। तो इसका मतलब इनिशियली टाइम जीरो पे वेलोसिटी भी जीरो थी और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो थी, और कोई बात ऐसी लिखी भी नहीं है कि हम ये अज्यूम ना करें। अच्छा, तो हमने जैसे हमने इंटीग्रेट किया तो प्लस सी निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, टी जीरो एस जीरो ले लेंगे ताकि हमारे पास सी जीरो आ जाए, और फिर टाइम 15 पे हम 225 इक्वेट कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा। बाकी और कोई चीज है जिससे बी आए हमारे पास, ए और बी दोनों निकालने, दो चीजें निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होते हैं। तो एक इक्वेशन तो आपने बताया कि इंटीग्रेट करके हासिल होगा, दूसरा दूसरा क्या कहते हैं आप, कैसे हो सकता है दूसरा निकालने के लिए, क्या फैक्ट यूज करूं? डेफिनेटली 15 सेकेंड्स पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहला वाला इक्वेशन है ये भी पहले 15 सेकेंड्स के लिए वैलिड है, और जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है वो भी 15 पे वैलिड है। मतलब पहला वाला 0 से 15 तक वैलिड है और दूसरा वाला 15 ऑनवर्ड्स वैलिड है, बट 15 सेकंड दोनों में इक्वल टू है। इसका मतलब T15 पे जो वेलोसिटी ये वाला एक्सप्रेशन देगा, T15 पे वही वेलोसिटी दूसरा वाला एक्सप्रेशन भी देगा। तो T इक्वल्स टू 15 को मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 में डालूंगा, T15 को एक्सप्रेशन नंबर 2 में भी डालूंगा, और फिर हम दोनों को वेलोसिटीज को मैं क्या करूंगा, इक्वेट। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, शाबाश। तो सबसे पहले मैंने यही किया, पहले मैंने बाहर यहाँ पर इंटीग्रेट किया है, एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। और जब मैंने इंटीग्रेशन की तो याद रखें कॉन्स्टेंट जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, और अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगी, पावर 1 से ऐड होगी और नई पावर डिवाइड हो जाएगी, तो टी बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और 0.05 टी क्यूब अपॉन 3, और उसके बाद एंड में प्लस सी। फिर अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं करूंगा टी जीरो एस जीरो। टी टाइम जीरो पे जब मैं एस जीरो रखूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा था ना इनिशियली यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो वो इसका मतलब टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो थी। टी जीरो पे जब मैंने एस जीरो रखा तो मेरे पास सी जीरो आ गया, राइट। आई विल गेट सी इक्वल्स टू जीरो, टी जीरो एस जीरो, एंड देन आई विल गेट सी इक्वल्स टू जीरो। तो सी की वैल्यू का सॉर्ट आउट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ गया। अब मुझे दूसरी बात बताई गई है कि 15 जब टाइम हो चुका था तो डिस्टेंस 0 से 15 के दरमियान डिस्टेंस 225 मीटर्स थी। इसका मतलब 15 सेकंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट भी 225 हो चुकी थी। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है, डिस्टेंस का तो नहीं है। लेकिन डिस्टेंस अगर दी हुई है 15 सेकंड 0 से 15 के दरमियान, तो जब इनिशियली ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जीरो थी और 15 सेकंड में 225 मीटर ट्रेवल हुए, इसका मतलब 15 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट भी 225 मीटर्स थी। तो T15 पे डिस्प्लेसमेंट 225 ले लेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले तो हमारे ए की वैल्यू है, उसने यही कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड शो दैट बी इज दिस। अच्छा, ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू रखेंगे और टाइम 15 डालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर वेलोसिटी रखेंगे और टाइम 15 रखेंगे तो बी आ जाएगा, क्योंकि टाइम 15 में वेलोसिटी दोनों जगह सेम है। तो यही हमने काम किया। पहले हमने क्या किया कि हमने पहले वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें ए की वैल्यू रखी 4 और टाइम 15 रख दिया, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी देख लें। T15 पे वेलोसिटी 15 आ गई। अब वो टाइम 15 आप डाल दो यहाँ, तो वेलोसिटी 15 आ गई। अब T15 वेलोसिटी 15 वाला जो है ना वो यहाँ भी यूज कर लो। तो वेलोसिटी जगह रखा 15, टाइम की जगह रखा 15, तो 15 इक्वल्स बी अपॉन 15 स्क्वायर एंड वी हैव गॉट बी इक्वल्स 3375। तो हमने इंटीग्रेशन के थ्रू डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकाला, टी जीरो पे एस जीरो किया तो सी जीरो आ गया, फिर T15 पे S225 किया तो वी की वैल्यू ए की वैल्यू आ गई। वेलोसिटी के पहले एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू रखी और T15 डाला तो वेलोसिटी की वैल्यू पता चल गई, और वेलोसिटी T15 पे वेलोसिटी 15 रखी, वेलोसिटी के दूसरे एक्सप्रेशन में तो बी की वैल्यू आ गई। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग
these two of solving the first part number 1. क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट मैंने आपको क्लियरली समझा दिया. यहां तक बात समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक क्लियर है. अच्छा, फिर वो कह रहा है पार्ट 2 में फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15. अब देखिए सवाल को पढ़ना समझना जरूरी है. एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15. अब देखें, सवाल नहीं समझेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी. अब वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल. अच्छा, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, व्हीकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब तो ये है कि एक लाइन में कवरिंग हो रही है. अच्छा, अब यहाँ टी की वैल्यू अगर आप डालो ना तो टाइम की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो, जैसे 1 है, फिर 2 है, 3 है, तो आप देखेंगे आपका टाइम 0 पे वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है. अच्छा, ए भी आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है और बी भी पॉजिटिव कांस्टेंट है. अब बी पॉजिटिव कांस्टेंट अगर आप रख लोगे और टाइम की वैल्यू बढ़ाते भी जाओगे तो आप देखोगे कि आपका वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो रही. वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो रही, इसका मतलब कभी यूटर्न आ ही नहीं रहा. यहाँ पहले वाले में भी डाल के देख लो, 4 टाइम्स 1 माइनस, बल्कि मैं ऐसी एक्सप्रेशन डाल के देख रहा हूँ, एक्स माइनस 0.05 एक्स स्क्वायर. अब देखें 1 था तो वेलोसिटी वॉज पॉजिटिव 3.8, फिर टाइम 2 हो गया 7.2 हो गई, फिर 3 डाला तो 7.2, 3 10.2 हो गई, 4 डाला. तो आप देखें कोई भी वैल्यू डालें, 5 डाल लो, 6 डाल लो, 7 डाल लो, 8 डाल लो, 9 डाल लें, वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती. अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी 0 रख के ये चेक करना चाहूँ कि यूटर्न है या नहीं, इसका तरीका क्या है पता है? ये 4 है, वेलोसिटी 0 रख के टाइम की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो 0/4 तो 0 हो गया. तो टी माइनस 0.05, सॉरी ये 0 है, ये 4 है, 4 तो खत्म हो गया. टी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 0.05 टी इज इक्वल टू 0. तो एक वैल्यू अगर टी 0, उस पर वेलोसिटी 0 थी, और एक आ जाएगा 1 माइनस 0.05 टी इक्वल टू 0. 1 डिवाइड बाई 0.05, 20 सेकेंड. ये है वैलिड फॉर 15 सेकेंड्स, और वेलोसिटी 0 दिखा रहा है 20 सेकेंड पर, टी 20 पे दिखा रहा है, और टी 20 के लिए तो ये वैलिड ही नहीं है. इसका मतलब पहले 15 सेकंड में यूटर्न नहीं हुआ. अच्छा, फिर अगले 15 सेकंड के लिए आप टाइम की कोई भी वैल्यू डाल दोगे तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही आ रही है. पता चला देयर इज नो यू टर्न. जब यू टर्न नहीं है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एक्सप्रेशन तो डिस्प्लेसमेंट का है, तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है. अब वो कह रहा है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. तो अब याद रख लें कि आपको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल जो पूछ रहा है, दरअसल ये डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि एक्सप्रेशन तो डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्टेंस का तो नहीं आता. तो वो डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को डिस्टेंस क्यों कह रहा है, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको पता है इस सवाल में कि इस सवाल के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो सेम है. तो एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15. अब देखिए, मैंने एक बात कही थी ना कि मैं आपको लिमिट्स वाला तरीका प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर अक्सर एक्सप्रेशंस पूछता है. यहां भी उसने मुझे कहा कि जब टी की वैल्यू, व्हाट इज टी? टी सेकेंड्स आफ्टर द व्हीकल स्टार्ट्स. जब से व्हीकल शुरू हुई है, जब से टाइम शुरू हो चुका है, जब से व्हीकल शुरू हुई है, जब से टाइम शुरू हो चुका है. इसका मतलब यहां पर वो कह रहा है टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15. इसका मतलब जब 15 सेकंड से ज्यादा गुजर चुके थे, मतलब ये वाले फेज की बात कर रहा है, तो उस वक्त आप एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी निकालो फॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल. अब याद रखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है जब ये इंटीग्रेट होगा तो इसका इनिशियल टी 0 नहीं है, इसका इनिशियल टी 15 है. क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करके कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालता हूँ ना प्लस सी, उसके इनिशियल फैक्ट यूज करता हूँ. याद रखें, इनिशियल फैक्ट का मतलब इनिशियल टाइम वो वाला जब से वो एक्सप्रेशन वैलिड है. तो जब इसको इंटीग्रेट करके एस निकालूंगा तो वो एक्सप्रेशन 0 से 15 तक वैलिड होगा, तो उसका इनिशियल 0 होगा. लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करके एक्सप्रेशन निकालूंगा एस का, तो वो एस का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 15 के लिए वैलिड होगा, तो उसका इनिशियल जो होगा वो T15 होगा. तो T15 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है वो मुझे पता होनी चाहिए. तो मैं जब यहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी निकालूंगा तो मैं कहूंगा T15 पे S225. जब ऊपर वाले एक्सप्रेशन से इंटीग्रेट करके एस निकाला था तो T0 पे S0 लिया था तो सी 0 आ गया था. बट अब सी निकालने के लिए जब नीचे वाले को इंटीग्रेट करूंगा एस निकालने के लिए, तो सी निकालने के T15 पे, क्योंकि अब T15 इज द इनिशियल, T15 पे S225 लूंगा तो प्लस सी आएगा. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. देखें, पहले मैं ऊपर लेके गया,
टी स्क्वायर ऊपर लेके चला गया, बी तो आ चुका था, बी क्या था 3375। तो अब देखेंगे 3375 टी माइनस 2। अब आपके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है, सही है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो आ चुका है, पार्ट 2 पे फोकस करें अभी। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है, इसको इंटीग्रेट करें तो ऐसा आएगा, पावर में 1 प्लस करें, नई पावर डिवाइड कर दें, तो टी पावर -1 अपॉन -1 हो गया प्लस। अब सी निकालने के लिए इनिशियल फैक्ट यूज होंगे, और इनिशियल फैक्टर T15 S225। क्यों मैंने अब बता दिया, क्योंकि नीचे वाला एक्सप्रेशन t ग्रेटर देन इक्वल टू 15 के वैलिड है, तो इसका इनिशियल T15 है, इनिशियल है T15। तो जब मैं S निकालूंगा तो प्लस सी निकालने के लिए भी इनिशियल डाटा लेंगे। इनिशियल डाटा मतलब जहां से वो एक्सप्रेशन वैलिड है, वो T15 से वैलिड है, तो T15 वाला फैक्ट लेना होगा। तो T15 पे S225 जब डालेंगे तो मेरे पास C450 आ जाएगा। जैसे ही T450 डालूंगा, जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा -3375 अपॉन T प्लस 450। दिस विल बी द एक्सप्रेशन दैट आई एम गोइंग टू गिव। अब उसने क्या पूछा था, एक्सप्रेशन निकालो इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अभी ऐसा एक्सप्रेशन आ चुका है व्हिच इज वैलिड फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। दिस इज वैलिड फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड है। क्या मतलब, ये ऐसा एक्सप्रेशन है, इसमें अगर T15 रखूंगा तो पता चल जाएगा डिस्टेंस क्या है, 15 सेकंड में डिस्टेंस क्या कवर हो चुकी है। आप देखिए डाल के देखो, -3375 डिवाइड बाय 15 प्लस 450, आंसर आ रहा है 225। तो यकीनन है 15 सेकंड में 225 मीटर ट्रेवल हुए थे। अब आप टाइम की कोई भी वैल्यू डालू, मिसाल है मैं 20 डाल के देखता हूँ, तो -3375 अपॉन 20 प्लस 450 एंड द आंसर इज 281.25। इसका मतलब जब 20 सेकंड गुजर चुके हैं तो उस वक्त डिस्टेंस कवर हो चुकी है 281.25। तो ये वो डिस्टेंस है जो शुरू से अब तक हो चुकी है। अब टाइम जीरो पे ऑब्जेक्ट अपनी स्टार्टिंग पोजीशन रेस्ट पर था, उसके बाद से अब तक जितनी टोटल डिस्टेंस कवर हो चुकी है ये सब आ रही है, क्योंकि प्लस सी निकाल के हमने इनिशियल फैक्ट उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया कि T15 पे डिस्टेंस 225 कवर हो चुकी थी, डिस्प्लेसमेंट 225 हो चुकी थी। T15 पे डिस्प्लेसमेंट 225 हो चुकी थी, मतलब डिस्टेंस भी 225 कवर हो चुकी थी। क्योंकि मैंने ये फैक्ट इस्तेमाल करते हुए सी निकाला है, तो अब ये वो एक्सप्रेशन है जो T15 के बाद कोई भी टी की वैल्यू डालने में मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल के देगा फ्रॉम द टाइम व्हेन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक जितनी डिस्टेंस कवर हुई है उसका मुझे पता चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा ना तो मसला होगा, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और पार्ट 3 में कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन इट हैज ट्रैवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 315। अब टोटल डिस्टेंस 315 यकीनन टाइम 15 के बाद हुई होगी। तो 315 जो एक्सप्रेशन पार्ट 2 में आया था उसको 315 से इक्वेट करके मेरे पास टाइम निकलेगा। स्पीड ऑफ द व्हीकल निकालो जब उसकी 315 मीटर ट्रेवल हो चुके हैं, तो याद रखिए सबसे पहले वो इंस्टेंट निकलेगा, वो टाइम निकलेगा। तो डिस्टेंस को जब, जो पार्ट 2 में डिस्टेंस आई थी, उसको डिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन आया था उसको जब 315 से इक्वेट करूंगा तो टी आएगा। फिर टी को जब मैं वेलोसिटी की इस एक्सप्रेशन में डालूंगा तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन। ये है पार्ट 2 का एक्सप्रेशन, इसको 315 से इक्वेट किया, टाइम की वैल्यू आ गई। फिर टाइम की वैल्यू 25 को जब मैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में डालूंगा, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है 3375 अपॉन टी स्क्वायर, v इक्वल्स 3375 अपॉन 25 स्क्वायर। अब निकाल लो, तो 3375 डिवाइड बाय 25 का जो स्क्वायर है उसका आंसर आपके बाहर है 5.4, एंड यू विल गेट 5.4। ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस हो गया। मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ आ रही है कि पूरा सवाल भी डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4? इज इट क्लियर? कॉन्सेप्चुअली कोई चीज पूछनी है तो आप बता सकते हैं, मैंने पूरा सवाल डिस्कस कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। चंद सवाल मैं करवा रहा हूँ, 3 सवाल अभी हमने कर लिए, 1-2 सवाल और करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इंशाल्लाह आप सवाल करने की पोजीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो करके लाएंगे, अपने मसले मसाइल डिस्कस करेंगे तो क्लियर होगा। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल करके प्रैक्टिस होगी, इतनी आसानी से हम जो है वो कॉन्सेप्ट, इस पे महारत हासिल करने के लिए ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जी, अभी हम तकरीबन 1-2 सवाल ही करते हैं, फिर ताकि आप लोग जो है मजीद घर पे खुद भी प्रैक्टिस करें ना। अगर मैं करवाऊंगा सारे तो फिर आप लोग क्या करोगे? सही है, देखते हैं जितना टाइम अभी है उसके हिसाब से जितना देख सकते हैं, दो जितने हो सकते हैं मैं करवा देता हूँ। सही है, पहले हम ये वाला क्वेश्चन 5 करें, फिर देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स एट अ पॉइंट ओ एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन।
A particle starts at a point O and moves along a straight line. Its velocity t seconds after leaving O is 1.2 t minus 0.12 t square. Find the displacement of the particle from O when its acceleration is 0.6. Again, a very simple question. Particle starts at a point O and moves along a straight line. Its velocity t seconds after leaving O. टाइम कब शुरू हुआ? O को लीव करने के बाद. तो O पे टाइम 0 था. इसका मतलब होता है at O time was 0. तो t सेकंड आफ्टर लिविंग O is 1.2 t minus 0.12 t स्क्वायर. ये क्या है? ये वेलोसिटी है. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O निकालो व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0.6. क्या करना चाहिए? स्टेप्स बताएं. माइक पे बता दे कोई. जी सब बता सकते हो. क्या करना है? माइक खोल के बताओ. So first we'll differentiate and we get the expression for acceleration. हम्म. And then we can plug in 0.6 and get the time. ओके. And then when we integrate velocity, we get displacement. And using that times value, we can get displacement. वेरी गुड. शाबाश. परफेक्ट. जबरदस्त. कितना सिंपल है. डिस्प्लेस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन पे खड़े हुए हैं. जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आ जाएगा. ए को 0.6 से इक्वेट करेंगे तो टी पता चल जाएगा. वी को इंटीग्रेट करेंगे तो एस आ जाएगा. और इस एस के एक्सप्रेशन में जब टी की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास वो चीज आ जाएगी जो हमसे पूछी गई है. तो यहाँ वी है. डिफरेंशिएट भी करना है, इंटीग्रेट भी करना है. डिफरेंशिएट करके इक्वेट 2.6 करके टी आएगा. टाइम को एस के एक्सप्रेशन में डालेंगे जो इंटीग्रेट करके हासिल हुआ होगा और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. वेरी सिंपल प्रोसेस. शाबाश. बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है. तो मैंने यही काम किया. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके सामने मौजूद है. डिफरेंशिएट किया तो 1.2 माइनस 0.240 आ गया. उसको हमने 0.6 से इक्वेट किया तो टी की वैल्यू 2.5 आ गई. फिर वेलोसिटी को हमने इंटीग्रेट किया तो प्लस सी आया क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ पूछ रहा है. टाइम जीरो पे ऑब्जेक्ट ओ पे ही मौजूद था. तो टाइम जीरो पे जब ओ पे ही था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो थी. तो टी जीरो पे एस जीरो किया तो सी जीरो आ गया. एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का मुकम्मल हो गया. इस डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में ये इंटीग्रेट करके कैसे हासिल हुआ? नॉट अ बिग डील है. इंटीग्रेट करना आसान है. 1.2 टी को 1.2 टी स्क्वायर अपॉन 2 एंड 0.12 टी 0.12 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस. तो इसमें हमने जो है वो जब टाइम 2.5 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हासिल हो गई. अच्छा एग्जैक्ट आ रही है तो यहाँ उसने राउंड ऑफ करके 3.13 लिखी हुई है 3SF के अंदर, जबकि सेंस नहीं बनती. माँ के उसने हमेशा ये लिखा होता है नॉन एग्जैक्ट आंसर्स जो होते हैं उसको राउंड ऑफ करना चाहिए. भारत इसने अपनी एक आदत बनाई हुई है कि एग्जैक्ट वालों को भी ये बाजों का राउंड ऑफ करके 3SF में दे रहा होता है. बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये आपका आंसर परफेक्ट है क्योंकि एनी आंसर दैट राउंड्स ऑफ टू 3.13 विल बी एक्सेप्ट. तो शायद इसलिए लिखता है इसमें क्योंकि इसकी एक्यूरेसी का मार्क तब मिलता है जब राउंड ऑफ होके 3.13 बने. मतलब किसी की गलती हो गई, किसी ने 0.126 लिख दिया मिसाल है, तो एग्जामिनर ये चेक करेगा कि क्या उसका आंसर जो आया था वो भी राउंड ऑफ करके 3.13 बन रहा है तो वो मार्क दे देगा. तो लीनियंसी के लिए ये है. लेकिन आपका आंसर जब एग्जैक्ट आ रहा हो तो आप एग्जैक्ट ही दे दो, उसको आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक राउंड ऑफ करना भी नहीं चाहिए. तो ये खुद जो इंस्ट्रक्शन देता है उसकी खिलाफ वर्जी करता है. तो भारत ऐसा होना नहीं चाहिए, एग्जैक्ट ही देना चाहिए क्योंकि आंसर एग्जैक्ट है. तो मैंने यहाँ पर क्या किया है ये मुझे नहीं पता. हाँ, जस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम वो पूछिए. डिस्टेंस तो उसने पूछी भी नहीं. डिस्टेंस पूछती तो फिर मुझे पूछता तो मुझे फिर देखना पड़ता कि भाई आखिर वेलोस कहीं यू टर्न तो नहीं आया. तो अगर शायद इसलिए मैंने ये समझाया होगा कि अगर मुझसे डिस्टेंस पूछी जा रही होती, अगर मुझसे डिस्टेंस निकालने का कहा जाता, अगर मुझे डिस्टेंस निकालने का कहा जाता तो उस केस में फिर मुझे जो है ये पता लगाना जरूरी होता कि ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया था या नहीं लिया था, और लिया था तो कब लिया था. तब वो तो उसने कहा था जब एक्सेशन 0.6 है उस वक्त बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है. तो एक्सेशन 0.6 तो टाइम 2.5 पर है. तो अगर मैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करता हूँ तो टाइम की दो वैल्यूज पता चलती हैं, एक जीरो और एक 10. इसका मतलब जीरो, टाइम जीरो पे तो वो रेस्ट पे था तो उसको छोड़ दो. टाइम 10 पे इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हुई. और मैंने कहा था वेलोसिटी जीरो यू टर्न पे होती है. हर यू टर्न पे हमें पता होता है कि हर यू टर्न पे अजम्पशन ये है कि वेलोसिटी जीरो है. प्रैक्टिकली जब हम यू टर्न ले रहे होते हैं तो उस वक्त रेस्ट पोजीशन पे आना जरूरी नहीं होता, डायरेक्ट यू टर्न ले लिया जाता है. बट यहाँ पर अजम्पशन ये होती है कि यू टर्न पे आपको वेलोसिटी को जीरो, यू टर्न पे वेलोसिटी जीरो होगी. तो वेलोसिटी जब भी आपको ये पता लगाना हो कि ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया है या नहीं लिया, ये काम हम तब करते हैं. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान पढ़ाया था.
जब डिस्टेंस टोटल निकालनी हो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालनी हो, तो हम देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया या नहीं लिया, फिर टेबल बनाते हैं और उसमें टाइम की उस वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करते हैं जहां जहां वेलोसिटी 0 हुई थी। तो T0 और T10, यहाँ तो T10 तक मामला पहुंचा ही नहीं है, हमें तो पूछा है जब 8.6 है तब बताओ। तो A.6 तो T2.5 पर है और T2.5 पर डिस्प्लेसमेंट जो है 3.125 है। उस वक्त तो यू टर्न नहीं हुआ, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर है। भारत यहाँ तो हमें पूछी डिस्प्लेसमेंट गई थी, तो हमें ये सब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तो कहा था इफ डिस्टेंस वॉज रिक्वायर्ड, मैं लिख देता हूँ, इफ डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। डिस्टेंस अगर रिक्वायर होगी तो फिर एक दफा चेक कर लें कि क्या यू टर्न तो नहीं लिया टाइम 2.5 तक। तो पता चला नहीं भाई 2.5 तक तो यू टर्न नहीं लिया। तो अगर डिस्टेंस भी चाहिए होती तो यही काम होता और डिस्टेंस भी 3.125 ही होती, क्योंकि यू टर्न नहीं है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है? अच्छा जी, अभी एक बड़ा सवाल है, 3 और 2 मार्क्स का। चलिए देखते हैं जी। A ball moves on the horizontal surface of a billiards table। अब देखिए कोई भी सवाल अगर हम कवर करें तो उसमें उससे कॉन्सेप्ट ऐसा बनाए कि ऐसे कई सवाल अगर हमारे सामने आए तो हम करने के काबिल हो जाए। A ball moves on the horizontal surface of a billiards table with a deceleration of constant magnitude d meter per second square। अब एक बात आप जहन में रखें, यहाँ डायग्राम तो मैंने कोई नहीं बनाया, मिसाल है, अगर मैं यहाँ बताऊं आपके सामने ये बात कि मिसाल है दिस इज द बिलियर्ड्स टेबल, सही है, और उसमें एक बॉल मूव हो रही है। अच्छा, अब ये बॉल जो है, सिर्फ सोचिएगा कि अगर ये बॉल जो है राइट मूव हो रही है तो क्या मामला है। दिस बॉल इज मूविंग राइट एंड फिर ये बिलियर्ड्स टेबल में एच से लग के ये बॉल लेफ्ट भी आई। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो जहन में रखना है इस तरह के सवालात के लिए वो ये रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है तो डीसेलेरेशन लेफ्ट होगी। ओह क्या कह रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है तो फ्रिक्शन जो अपोज करती है वो लेफ्ट होगी, और अगर बॉल लेफ्ट जा रही है तो फ्रिक्शन राइट होगी। फ्रिक्शन opposes motion and acts in opposite direction to the motion of the body। एंड फ्रिक्शन एक सरफेस में यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, फ्रिक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। एक बात ध्यान में रखें, फ्रिक्शन opposes motion will act in opposite direction to the motion of the body। एक बात ये हो गई, एंड फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। कैसे कह सकते हैं रिमेन्स कांस्टेंट, ये बात समझे जरा। थ्रू आउट दिस क्वेश्चन द फ्रिक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। वजह बताऊं, देखिए हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू म्यू आर, फोर्सेस में ही पढ़ा था। F इक्वल्स म्यू आर, कॉन्टैक्ट फोर्सेस टू कंपोनेंट्स F एंड R, एंड F इज इक्वल्स टू म्यू आर, और दो सरफेस के दरमियान म्यू कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अगर म्यू कांस्टेंट है और R भी सेम रहता है तो फिर F भी सेम रहेगा। अच्छा, अब सोचो जब बॉल जमीन पे पड़ी हुई है तो उसका जो भी वेट है, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, जो भी मास है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके वेट आ गया, जो उसका वेट होगा वही नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो बॉल अब राइट जा रही है लेफ्ट जा रही है, वेट तो सेम है, और नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस ऑफ द टेबल की तरफ से आ रहा है वो भी सेम। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो रहता ही कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो म्यू और आर जब मल्टीप्लाई हो तो फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब कुछ अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं फ्रिक्शन क्या लें। अच्छा, क्योंकि फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो मुझे कोई बोझे पूछे भाई फॉरवर्ड फोर्स क्या है, व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स, तो फॉरवर्ड फोर्स भी जीरो होगी। सर जब फॉरवर्ड फोर्स जीरो है तो अगर मुझे नेट डिसेलेरेशन निकालनी हुई ना तो मैं करूंगा 0 - फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सलेशन या जो डिसेलेरेशन है वो कांस्टेंट होगी हमेशा, और ए विल बी नेगेटिव क्योंकि डिसेलेरेशन है। क्यों पता डिसेलेरेशन है, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स है ही नहीं, तो फॉरवर्ड फोर्स इज जीरो।
जो ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड ले जा रही है वो फॉरवर्ड फोर्स 0 है। सर अगर फॉरवर्ड फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट चल कैसे रहा है? सवाल तो ये पैदा होता है, अगर फॉरवर्ड फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है? ये कॉन्सेप्ट है ना। अगर ऑब्जेक्ट की फॉरवर्ड फोर्स 0 है तो हाउ इज द ऑब्जेक्ट मूविंग? तो याद रखें, इनिशियली उसको किसी ने पुश किया था बॉल को। जाहिर सी बात है, बिलियर्ड टेबल पे जब स्टिक से हम हिट करते हैं, किसी ने हिट किया होता है तो मूवमेंट होती है ना। इसी तरह जब बॉल है, पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है तो वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्शन की वजह से, वर्टिकल प्रोजेक्शन की वजह से, ऊपर प्रोजेक्ट करने की वजह से उसके अंदर ताकत और कुवत होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाती है बॉल, और मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी फिर 0 हो जाती है। ऐसे सवाल मौजूद है पास्ट पेपर्स के अंदर जो आप करेंगे भी इंशाल्लाह। तो बॉल मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ बिलियर्ड्स टेबल, हाउ इज इट मूविंग? बिकॉज किसी ने उसको धक्का मारा है, and it is decelerating. Why is it decelerating? Because the forward force is 0 and the backward force is friction. So the ball will constantly be decelerating because there's a constant friction which opposes motion. There's no forward force, but there's an opposing force of constant magnitude, which is resisting the motion. तो मोशन मुसलसल रेजिस्ट हो रहा है, लिहाजा बॉल जब राइट जाएगी तो फ्रिक्शन लेफ्ट होगी, जब बॉल राइट जाएगी फ्रिक्शन लेफ्ट होगी और डीसेलेट हो रही होगी। इसी जब बॉल यहाँ हिट करके वापस पीछे की तरफ आएगी तो फिर इसकी फॉरवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड फोर्स 0 होगी। जब राइट जा रही थी तो राइटवर्ड फोर्स 0 थी और बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन की थी, और जब ऑब्जेक्ट बॉल जो है लेफ्ट जा रही है तो लेफ्टवर्ड फोर्स 0 है और फिर राइटवर्ड फोर्स उस वक्त फ्रिक्शन हो चुकी होगी। और ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन दे विल बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। वजह बता दी, एफ इक्वल्स टू म्यू आर के मुताबिक म्यू भी सेम, आर भी सेम, तो एफ भी सेम। सही है। ऐसे सवाल बहुत सारे मौजूद हैं जिसमें बच्चों को असल मसला ये होता है कि सर फ्रिक्शन जो दी हुई है, अब यहाँ तो सवाल अलग तरीके से, कुछ सवाल में फ्रिक्शन दी हुई होती है, राइटवर्ड्स दी हुई होती है, जब राइटवर्ड जा रहा होता है ऑब्जेक्ट तो फ्रिक्शन दी हुई होती है, तो फिर जब लेफ्टवर्ड बॉल मूव कर रही होती है तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आप फ्रिक्शन क्या लें। फ्रिक्शन सेम लेनी है, बल्कि जो एक्सेलरेशन, जो डीसेलरेशन निकाली हुई है आपने, मतलब ए की जो नेगेटिव वैल्यू आपकी आई है, जो डीसेलरेशन आई है, उसी को आपने थ्रू आउट द क्वेश्चन यूज करना हो। इस तरह के सवाल में ये बात आपने जहन में रखनी होती है, वरना फंस जाते हैं। अच्छा, क्योंकि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो, डीसेलरेशन एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो a ball moves on the horizontal surface of a billiards table with deceleration of constant magnitude t meter per second square, मतलब a की वैल्यू नेगेटिव होगी। The ball starts at a with speed 1.4। जब जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उसको, उस पॉइंट पे उसकी स्पीड 1.4 थी। यूं समझेंगे बॉल को हिट किया गया था और जब हिट करते करते वो उस पॉइंट से गुजरी जहां हम खड़े थे। हम एक जगह खड़े हुए थे, हम नोट कर रहे थे, जैसे ही बॉल इस जगह से गुजरेगी मैं स्टॉप वॉच शुरू कर दूंगा या मैं चेक करना शुरू कर दूंगा स्पीड क्या। तो मैंने ऑब्जर्वेशन जब शुरू की तो उस वक्त स्पीड 1.4, तो पीछे से किसी ने हिट किया होगा और मेरे पास से जब गुजरी तो 1.4 थी। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि अब बॉल जो है स्टार्ट हुई है, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा था वो पॉइंट ए था, पॉइंट ए पे स्पीड 1.4 थी। फिर यहाँ ये पॉइंट ए था, मिसाल है, दिस वॉज पॉइंट ए, दिस वॉज पॉइंट ए। यहाँ से हिट किया उसने सर्फ आगे टेबल को, वॉल को, लिखा हुआ है रीचेज द एज ऑफ द टेबल, इसको ये एज ऑफ द टेबल कह रहे हैं, दिस इज द एज ऑफ द टेबल, रीचेज द एज ऑफ द टेबल एट बी। तो आप समझें ये जो है आपका पॉइंट, ये पॉइंट ए है और यहाँ जो है एज ऑफ द टेबल जो है ये पॉइंट बी है। तो यहाँ से पहले यहाँ बम लग गया, फिर टकरा के वापस बॉल इसी लाइन में वापस आई। अजम्पशन क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब जिस लाइन में जो बॉल जा रही है उसी लाइन में वापस आ रही है। अच्छा जी, द बॉल स्टार्ट्स एट ए विद स्पीड 1.4, इनिशियल दी हुई है, reaches the edge of the table at B 1.2 seconds later with speed 1.1. This is the initial, this is the initial, this is the final, this is the time। जब तीन चीजें दी हों तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बहुत कुछ आ सकता है। डिस्टेंस ए भी पूछी जा रही है तो हमें एस पूछा जा रहा है, वैल्यू ऑफ डी पूछी गई है, इसका मतलब एक्सेलरेशन निकालने का कहा जा रहा है।
अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो डिसेलरेशन को पॉजिटिव में कोट किया जाएगा। याद रहे एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही आएगी, -2 अगर आई मिसाल है तो यू विल से दैट डिसेलरेशन इज 2। डी इक्वल्स टू -2 नहीं कहेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें एक्सेलरेशन निकलती है, डिसेलरेशन नहीं निकलती। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आई हुई है तो उसको फिर मैं माइनस की साइन इग्नोर करके डिसेलरेशन की तरफ डिसेलरेशन कोट कर सकता हूँ। सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके करते हुए दोनों चीजें निकालनी होंगी। तो आप देख सकते हैं पहले पार्ट मैंने शायद किया हुआ होगा। हाँ, क्या क्या दिया हुआ था ये भी देख लें। इनिशियल पता है, फाइनल पता है, टी पता है, तो ए निकालना है, नहीं एस निकालना है। तो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। एस निकालने के लिए ये कर सकते हैं, और अगर पहले आपको ए निकालना है तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, ए अगर निकल गया फिर एस के लिए आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड्स, अगर आप डायरेक्ट एग्जिस्टिंग डाटा की बेसिस पर एस निकालना चाहते हैं तो एस इक्वल टू यू प्लस वी हाफ ऑफ यू प्लस वी इंटू टाइम कर दें। और अगर ए निकालने की बात करते हैं तो फिर एस का आप दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने पहले यहाँ पर ए निकाला है, और ए निकालने के बाद तो आपके पास चार चीजें आ गई, फिर तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एस निकालने के लिए वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as यूज किया है, जबकि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज कर सकते थे। सब यूज हो सकता था बहरहाल यहाँ पर। तो मैंने कहा वी फाइनल वेलोसिटी 1.1, इनिशियल 1.4 प्लस ए टी, टाइम कितना दिया था 1.2। तो एक्सेशन आ गई -0.25, बट पूछी डिसेलरेशन गई थी, क्या पूछी गई थी? वैल्यू ऑफ टी, एंड टी वाज डिसेलरेशन। डिसेलरेशन नेगेटिव की साइन इग्नोर करके कोट होगी 0.25। तो टी इज 0.25, और फिर कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करके आप एस निकाल सकते हो। यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे आपके पास 1.5 ही आएगा। तो ये आप देखें, मैंने वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as इस्तेमाल किया है, फिर मैंने यू स्क्वायर को माइनस किया और 2a को डिवाइड किया, तो मेरे पास एस आ गया। एस इज 1.5। 3 मार्क्स की रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो गई। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ए बी इज एट राइट एंगल्स टू द एज ऑफ द टेबल कंटेनिंग बी। कह रहा है जब बॉल ने बी को हिट किया तो एज ऑफ द टेबल और ये ए बी वाली लाइन ये राइट एंगल बना रहे हैं। तो आप यहाँ से देख लेंगे, मैंने भी इसी तरह डायग्राम बनाया हुआ है। तो दिस मेक्स राइट एंगल, ए बी वाली लाइन और एज ऑफ द टेबल जो है वो राइट एंगल बना रही है। दिस इज व्हाट द एग्जामिनर इज सेइंग, ए बी इज एट राइट एंगल्स टू द एज ऑफ द टेबल कंटेनिंग बी। द टेबल हैज अ लो वॉल। यहाँ वॉल बनी हुई है, यकीनन वॉल होती है, आपने देखी होगी बिलियर्ड्स टेबल, स्नूकर टेबल होता है, बिलियर्ड्स टेबल होता है, उसमें वॉल भी होती है। द टेबल हैज अ लो वॉल अलोंग ईच ऑफ इट्स एजेस एंड द बॉल रीबाउंड्स फ्रॉम द वॉल एट बी। यहाँ बॉल टकराई और रीबाउंड हुई। द बॉल रीबाउंड्स फ्रॉम द वॉल एट बी, और हमारी अजम्पशन है जिस लाइन में गई थी उसी लाइन में वापस आई, एंड मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स ए। और मूवमेंट अब जो है वो पहले ए से बी की तरफ मूवमेंट थी, अब बी से ए की तरफ मूवमेंट शुरू हो गई। द बॉल कम्स टू रेस्ट एट सी वेयर डिस्टेंस बी सी इज 2 मीटर्स। अच्छा, अब जरा ये बात आप नोट करें कि आपसे जो डिस्प्लेसमेंट पूछी गई थी 1.5, इसका मतलब पता है क्या है? मैं आपको बताऊं एक बात, कि अगर लेट सपोज ये ए को मैं थोड़ा राइट की तरफ ले जाऊं तो सी आपका यहाँ कहीं होगा। मतलब अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं, मैंने बनाई है स्ट्रेट लाइन या नहीं बनाई? नहीं बनाई, तो सी आपका यहाँ कहीं होगा। वेट, लेट मी रेक्टिफाई इट। ये मिसाल है, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट सी यहाँ कहीं होगा। मैं कैसे कह सकता हूँ कि पॉइंट सी जो है पॉइंट ए के लेफ्ट पर है? मैं आपको बताता हूँ, आपको भी पता होगा यकीनन, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। अच्छा, अब देखें क्या कह रहा हूँ। ये सी ए बी आप एक लाइन में लाए करें ना, तो एक लाइन में लाए करें, तो अब ए से बी तक आप डिस्टेंस देख चुके हो। ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कितनी दी हुई है? अभी आपने निकाली थी बल्कि ना, 1.5 मीटर्स। तो ए से लेकर बी तक आपकी डिस्टेंस आई है 1.5, जब राइट जा रहा था। अब जैसे बी पे हिट किया, एज ऑफ द टेबल को हिट किया, वापस आया। वापस आने के बाद वो कह रहा है कम्स टू रेस्ट एट सी वेयर डिस्टेंस बी सी इज 2 मीटर्स। जैसे ही वॉल पे हिटिंग हुई है और लेफ्टवर्ड मूवमेंट हुई है, तो अब 2 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, इसका मतलब 1.5 से ज्यादा। ए से लेकर बी तक 1.5, और बी से जब वापस यू टर्न लेकर आया
तो अब 1.5 से ज्यादा ट्रेवल हो चुकी है, इसका मतलब 2 मीटर्स ट्रेवल हो चुकी है, इसका मतलब ए और सी के दरमियान फासला है 0.5। इसका मतलब जब यू टर्न लिया तो यू टर्न लेने के बाद और ज्यादा डिस्टेंस कवर की और 1.5 से ज्यादा ट्रेवल हो गई, इसका मतलब अब आगे जाके रेस्ट पर आया और सी जो है वो ए के लेफ्ट पर है। ये बात यहाँ पर मेंशन हुई है। फाइंड द स्पीड विद विच द बॉल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स ए। एक चीज नोट करें, अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाती तो यू टर्न लेने पर अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, जहन में रख लो। क्योंकि जब वेलोसिटी पूछी जाती है और हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन में तो हम पॉजिटिव ही निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से पॉजिटिव निकलती है, बट फिर जब मैं कोड कर रहा होता तो मुझे नेगेटिव देनी पड़ती है क्योंकि यू टर्न लिया जा चुका होता है। तो अगर वेलोसिटी पूछी गई है तो मुझे डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है, राइट वर्ड्स है या लेफ्ट वर्ड्स। राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट है तो नेगेटिव हो जाएगा। बट यहाँ पर मुझे पूछी स्पीड गई है, इसका मतलब मुझे हर सूरत पॉजिटिव देनी है, स्पीड तो नेगेटिव दे नहीं सकता। तो फाइंड द स्पीड विथ विच द बॉल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स ए। फाइंड द स्पीड विथ विच द बॉल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स ए, मतलब टकराने के बाद जो स्पीड है वो बताओ। एंड द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी, और बी से लेकर सी तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। अच्छा, अब सबसे पहले वो कह रहा है स्पीड विद विच द बॉल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स। आप कहेंगे सर हम देख रहे थे कि जब वो बी पे पहुंची थी बॉल तो उसकी स्पीड 1.1 थी या 1.4 थी या 1.1 थी, जब वो पलट रहा होगा तो भी 1.1 होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं। जब बॉल टकराती है ना किसी जगह से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज होती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब जब वो टकराई थी तो स्पीड 1.1 थी, जब टकराने के बाद यू टर्न लिया गया तो फिर स्पीड क्या है, ये पूछी जा रही। स्पीड 1.1 मत कोट कर दीजिएगा, स्पीड विद विच द बॉल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स इट एंड टाइम टेकन फॉर द बॉल टू ट्रैवल फ्रॉम। अब आपके पास डाटा क्या क्या, इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तो आपको बी से लेकर सी तक का मोशन कंसिडर करना है। पहले आप ए से बी कंसिडर कर रहे थे, ना यू आर गोइंग टू कंसिडर बी टिल सी। तो बी टिल सी में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है आप जरा देखें। बी से लेकर सी तक आपको बताया गया है कि आपकी डिस्टेंस 2 मीटर्स है, ये बात आपको पता है। बी से सी तक आपको एक्सीलरेशन भी पता है। अब जो बंदा ये नहीं पिक करेगा कि एक्सीलरेशन वही है जो पहले थी तो वो फंस जाएगा। तो बी से सी तक आपको ए पता है -2.5। अच्छा, बी से सी तक सी पे फाइनल वेलोसिटी भी पता है 0 है, और आपसे पूछी गई थी इनिशियल बताओ और टाइम टेकन बताओ। तो क्या मसला है, मजे से इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। अब अगर S 2 मीटर्स आप पिक कर लेते हो, V0 पिक कर लेते हो, मुझे पता है ना बच्चे जब फंसते हैं ना इस सवाल में तो वो इस जगह फंसते हैं, वो भूल ये नहीं लेते, वो A-0.25 नहीं लेते। वो कहते हैं भाई वो तो ए से बी तक के मोशन में थी ना, बी से सी में थोड़ी लेंगे। नहीं, जो मैंने आपको बताया, फ्रिक्शन ओपोज कर रही है, फ्रिक्शन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन डीसेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगी। बस ये एक फैक्ट अगर नहीं पिक होता तो मसला होता है। तो S2 A -0.25 V0 तीन चीजें हैं। अब आप बहुत सारे इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको इस्तेमाल करते हुए यू और टी निकाल सकते हैं, जो आपसे पार्ट 2 का मुतालबा था। तो यहाँ पर भी मैंने यही किया होगा। बी से सी में आप देख सकते हैं आपके इनिशियल आपको पता नहीं है, ए पता है -0.25, जो ऊपर आई थी वो डी थी, ए जो ए थी हम ए लेते हैं, आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन में डी नहीं होता ए होती है। ए -0.25 है, इनिशियल निकालनी है, ए -0.25 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, एस आपका 2 है। अब वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 एस इस्तेमाल करके यू आ जाता है। देखें, जब टकराई थी बॉल तो 1.1 थी स्पीड बी पे, और जब टकराने के बाद वो बी से सी की तरफ बढ़ी तो उसकी स्पीड 1 हो चुकी थी। यहीं से पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी लूज होने की वजह से स्पीड कम होती है। तो ये आपके पास U1 आ गया। फिर V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो इसने कहा, तो V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो है इसको मतलब क्या कह रहा हूँ, उसने कहा V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जब हमने इस्तेमाल किया तो हमें T पता चल गया। V इक्वल्स यू प्लस ए टी से हमें टाइम पता चल गया। तो पार्ट 2 में हमारा मुकम्मल हो गया। फिर पार्ट 3 में हमसे कहा जाता है स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉल फ्रॉम द टाइम द बॉल लीव्स A until it comes to rest at C, showing on the axis the values of velocity। अच्छा, AXIS का प्लूरल है AXES, तो दोनों एक्सिस की बात कर रहा है कि हमें कौन सी की वैल्यूज शो करनी है, ये हमें गाइड किया जा रहा है। Showing on the axis the values of the velocity and the time when the ball is at A, at B and at C। अब तीन मामला हैं भाई, तीन पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। ए पे टाइम 0 था, बी पे जो टाइम था वो था 1.2, और फिर बी से लेकर सी तक मजीद कुछ टाइम लिया गया था। कितना टाइम लिया गया था, 4 सेकंड दिए गए थे, हमने निकाला भी था।
हाँ 4 सेकंड दिए गए। तो ए से बी तक टाइम 2 सेकंड लिया गया था, सॉरी 1.2 लिया गया था, और बी से सी तक 4 सेकंड दिया गया था। तो टोटल 5.2 सेकंड हो जाएंगे। तो वो कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, बनाओ, और एक्सेस में आप वेलोसिटी और टाइम की वो वैल्यूज बताओ जब बॉल ए पे थी, बी पे थी और सी पे थी। अब स्टार्ट करते हैं। जब ए पे बॉल थी तो टाइम क्या था, 0, और वेलोसिटी क्या थी, 1.4। स्पीड वाज 1.4 तो वेलोसिटी वाज 1.4। टाइम बी पे टाइम क्या था, टाइम वाज 1.2 एंड द स्पीड वाज 1.1। अच्छा 1.1 के बाद जैसे ही 1.1 पे वो टकराई बॉल, 1.1 पे वो जैसे ही बॉल टकराई, तब टकराने के बाद क्या हुआ, यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद इसकी स्पीड 1 हो गई, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो गई, सवाल ये पैदा होता है। वेलोसिटी आपकी -1 हो गई। स्पीड तो 1 हो गई, लेकिन वेलोसिटी -1 हो गई। तो बॉल से वो जैसे ही बॉल टकराई, तो बॉल टकराने की वजह से उसकी स्पीड 1.1 से 1 हो गई, और जैसे ही उसने यू टर्न लिया तो अब उस 1 से उसकी, उसी 1 को हम -1 कहेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम बी से लेकर सी तक की बात करते हैं, क्या मामला आता है। बी से सी तक इनिशियल आपके पास, ये पार्ट 2 तो हो चुका था, पार्ट 3 देखें। टाइम 0 पे आपकी वेलोसिटी 1.4 थी, कांस्टेंट डीसेलरेशन थी ना, तो स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट बनेगी। ग्रेडियंट कांस्टेंट ग्रेडियंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट डीसेलरेशन के साथ 1.2 सेकंड के बाद आपकी स्पीड 1.4 से 1.1 हो गई। और 1.1 सेकंड्स के बाद क्या हुआ, बॉल बी पे टकराई एज ऑफ द टेबल पे, और टकराने के बाद उसकी स्पीड में कमी आई। कमी आई तो वो यू टर्न ले चुकी, तो वो -1 हो गई। अच्छा अब 1.1 से चूंकि 1 हुई थी और फिर -1 हुई थी, मतलब 1.1 से 1 हुई थी, तो उसको -1 इसलिए कोट करें क्योंकि यू टर्न लिया जा चुका है। तो अब जब यू टर्न लिया जा चुका है तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुका है, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। अब यहाँ मार्किंग स्कीम अक्सर लिखती है कि इसको डॉटेड लाइन होना चाहिए, सॉलिड नहीं होना चाहिए। तो 1.1 से -1 का जो ट्रांजिशन है, इसको सॉलिड नहीं होना चाहिए, इसको डॉटेड होना चाहिए। या बनाए मत, या ये बनाए मत, खाली एक लाइन ये बनाए और एक लाइन ये बनाए, बस दैट्स इट। बीच में ये बनाए मत आप, ये लिखे ही ना। अभी देखिए मार्किंग स्कीम मैं इसकी खोलता हूँ बल्कि ना, ताकि आपके सामने आ जाए पिक्चर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ आंसर तो लिखा हुआ है, भारत मैं पहले मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर मार्किंग स्कीम भी खोल लेता हूँ उसकी। तो 1.4 से 1.1 डिसेलरेशन हुई, फिर 1.1 से -1 जो है, ये ट्रांजिशन में सॉलिड लाइन नहीं बनेगी, वरना मार्किंग स्कीम के मुताबिक मार्क्स कटते हैं। एक दफा मैं आपको मार्किंग स्कीम खोल के भी दिखाता हूँ। फिर 1.2 सेकंड्स के बाद बी से सी का जो फेज था उसमें 4 सेकंड लगे, तो 4 + 1.2 5.2 सेकंड हो चुके, तो 5.2 पे वो रेस्ट पे आ गया, सी पे आ गया। तो ये ए से बी तक का मोशन है और ये बी से सी तक का मोशन। अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ पर निकालोगे तो ये ए बी की डिस्टेंस आएगी जो कि 1.5 होगी, चेक कर सकते हैं। और अगर आप बी से सी तक का मोशन निकालोगे तो ये एरिया अंडर द ग्राफ आपका 2 आए, आप चेक कर लो। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इट्स 1.5। यस आप देख लें ट्रेपेजियम का एरिया 1.5 आ रहा है, और यहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करें तो 2 आ रहा है। दिस इज 1.5, दिस इज 2। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर आप चेक करोगे तो -0.5 हो चुकी है, और डिस्टेंस तो खैर ज्यादा है, 1.5 यहाँ कवर हुई, 2 यहाँ कवर हुई, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज 3.5, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी -0.5। और अलग अलग देखें तो 1.5 एंड 2। अच्छा अब मैं चाह रहा था कि मैं इसकी मार्किंग स्कीम दिखाऊं। यहाँ क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर लाइन ज्वाइनिंग 0, 1.4 to 1.2, 1.1, और फिर जैसे ही टकराई उसकी स्पीड कम हो गई। तो फॉर द लाइन ज्वाइनिंग 1.2, -1 to 5.2, 0, 1.0 1.4 से 1.2, 1.1 तक बॉल टकराई, उसकी स्पीड कम हो गई, लेकिन क्योंकि यू टर्न ले लिया तो -1 पे चली गई। 1.2 पे ही 1.1 थी और 1.2 पे ही -1 हो गई, और 1.2 -1 से 5.2, 0 तक। अब मार्किंग स्कीम में जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या है, तो मैं पहले वेरिएंट देख लूँ। जून 2010 पेपर 4 3 क्वेश्चन 5।
जून 10 पेपर 4 3 क्वेश्चन 5। अच्छा अब देखें, फॉर लाइन ज्वाइनिंग 0 to 1.4 and 1.2 to 1.1, फॉर लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम 0, 1.4 to 1.2, 1.1, वही बात लिखी हुई है। फॉर लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम 1.2, 1.2, -1 एंड 5.2, 0। सही है। और फिर लिखा है फॉलो थ्रू रॉन्ग आंसर्स इन पार्ट 2। ये क्या मतलब फॉलो फॉलो थ्रू? एफटी का मतलब क्या होता है? एफटी का मतलब होता है फॉलो थ्रू। मतलब अगर ऊपर आंसर गलत आए थे तो यहाँ पर उसको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। उसी आंसर्स को देखते हुए अगर बच्चे ने ग्राफ बनाया तो उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सही है। और यहाँ पर वो एक और बात कर रहा है, ऐसा मैक्सिमम 1/2। स्पेशल रूलिंग है मैक्सिमम 1/2 फॉर 2 करेक्ट लाइंस एंड वैल्यूज मिसिंग, B1FT। अगर वैल्यूज मिसिंग है लेकिन लाइन सही है तो मैक्सिमम 1 नंबर मिलेगा आउट ऑफ 2। सही है। तो फॉलो थ्रू रॉन्ग आंसर्स इन पार्ट नंबर 2, ये बात इसमें वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है। सही है। अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की मार्किंग स्कीम आपके सामने। इसमें वो वाली बात नहीं लिखी हुई सॉलिड लाइन, ये कहीं और मार्किंग स्कीम है। मैंने यकीनन हम पढ़ते रहे हैं, बहुत सारी मार्किंग स्कीम्स होती हैं। मुझे नहीं पता इसमें एग्जामिनर रिपोर्ट में क्या बात है। अगर एग्जामिनर रिपोर्ट ऐसी की बात कर रही है तो मैं एग्जामिनर रिपोर्ट देख सकता हूँ। जून 10, एक दफ़ा मुझे पढ़ने दें, मैं काफ़ी टाइम से मैंने ये इसकी मार्किंग एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखूँ। जून 10 पेपर 4 3 क्वेश्चन 5। लेकिन ये मैकेनिक्स की मार्किंग स्कीम में सॉलिड लाइन का जिक्र है। सॉलिड लाइन बनेगी तो मार्क्स पेनलाइजेशन होगी। अब किस पेपर की मार्किंग स्कीम में, किस किस पेपर की मार्किंग स्कीम में है और किस में नहीं है एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। तो ये लोड होने में टाइम लग रहा है काफी। एग्जाम रिपोर्ट क्योंकि कंबाइंड होती है ना तो बड़ी फाइल होती है। चाहता हूँ इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम भी एग्जाम रिपोर्ट पढ़ना ना। पेपर 4 3 पेपर 3 1 तक आ गए हैं, तो पेपर 4 3 की मार्किंग स्कीम क्या होगी? 3 3 आ गया है। 4 1 4 2 4 3। हाँ, क्वेश्चन 3 5 and 6 and 7 were found to be more difficult while weaker candidates were able to access। सही है। अब क्वेश्चन 5 की स्पेसिफिक मार्किंग स्कीम एग्जाम रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ मैं। हाँ देखें, मैनी कैंडिडेट्स, पार्ट 1 पे पढ़ते हैं। मोस्ट कैंडिडेट्स अप्लाइड appropriate constant acceleration formula, but some either calculated the acceleration without then stating a value for d or worked with v equals to u plus dt and obtained d equals to -0.25। तो ये गलत है। d -0.25 नहीं देनी, जो मैं मना कर रहा था उसने यही कहा है। पार्ट 2 में many candidates but believe that the rebound speed was unchanged at 1.1। देखा मैंने कहा 1.1 नहीं है, वो क्लोज होती है, तो ये गलत अजम्पशन है। इवन दो दे वर आस्क्ड टू फाइंड द स्पीड, हालांकि पूछा गया था स्पीड, लेकिन बच्चों ने अजम्पशन कह दी कि ये वो स्पीड जिससे टकराई है वो स्पीड है, कि वो सोचा होगा वो खेल रहा है एग्जामिनर हमारे साथ। नहीं खेल नहीं रहा भाई, मजाक नहीं चल रहा। आपको दूसरी निकालनी पड़ेगी। दिस लेड टू अ कॉमन रॉन्ग वैल्यू ऑफ 3.64 सेकंड फॉर द टाइम टेकन। तो ये कॉन्सेप्चुअल एरर हो सकता था। आप याद रखें जब भी एच से टकराएगी तो स्पीड कम होगी। कैंडिडेट्स ऑफन अपीयर टू स्केच अ स्पीड टाइम ग्राफ रादर देन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उन्होंने वेलोसिटी को पॉजिटिव ही रखा, ये नहीं करना। वेलोसिटी यू टर्न लिया गया, वेलोसिटी नेगेटिव में जानी चाहिए। Rather than velocity time graph with both stages of motion shown above the horizontal axis, which is wrong. Some candidates forgot to add 1.2 seconds to the time from part 2। टोटल वो 4 सेकंड तक ग्राफ बनाया, जबकि 1.2 + 4 5.2 तक बनना था। तो लेकिन कितनी गलतियां लिखी हुई हैं आपको यहाँ से पता चलती है एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ के कि नॉर्मल गलतियां क्या क्या होती हैं। तो एक तो नेगेटिव करना लोग भूल गए थे, दूसरा लोगों ने जो है 1.2 और 4 को ऐड करके 5.2 तक ग्राफ नहीं पहुंचाया था। सम कैंडिडेट्स फॉरगॉट टू ऐड 1.2 सेकंड्स टू द टाइम फ्रॉम पार्ट 2 व्हेन लेबलिंग देयर ग्राफ। सही है। बाकी इसके अलावा कोई और बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। हमें बात समझ आ गई है, सॉलिड डॉटेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसने दो, मतलब ये बात याद रखें, उसने 2 लाइंस मांगी है। इस मार्किंग स्कीम में उसने नहीं कहा कि सॉलिड बने या डॉटेड बने, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने ये मार्किंग स्कीम मैकेनिक्स की देखी है, और यकीनन जो है वो सॉलिड लाइन पे पैनलाइजेशन होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है इट शुडंट बी सॉलिड। तो बनाए मत, जरूरत ही नहीं है। 2 लाइनें मांगी है उसने मार्किंग स्कीम में भी, आपको पता है। फॉर लाइन ज्वाइनिंग 0 1.4
टू 1.2 कॉमा 1.1 पहली लाइन, एंड 1.2 कॉमा -1 टू 5.2 कॉमा 0। बस दो लाइंस बनानी थी, इसमें ये डॉटेड नहीं होना चाहिए था। डॉटेड सॉलिड की कोई बात नहीं, कि ये लाइन होनी ही नहीं चाहिए थी, बस ये दो लाइन कही। हमने खैर डॉटेड बनाई, तो डॉटेड को तो वो इग्नोर करता है। अगर सॉलिड बना दी होती तो पेनलाइजेशन का कोई मार्किंग स्कीम नहीं का, लेकिन कहीं और मार्किंग स्कीम है सॉलिड पे पेनलाइजेशन होती है, इसलिए हमें सॉलिड नहीं बनानी। सही है। तो 1.1 से -1 का जो ट्रांजिशन हुआ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 1.1 से पे हिटिंग हुई और स्पीड कम भी हुई, और यू टर्न लेने की वजह से वेलोसिटी नेगेटिव भी हुई। अब मुझे बताएं, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया ये सवाल, अच्छा खासा टाइम लगाया, क्योंकि मुझे पता है इस सवाल के अंदर टाइम लगाना भी था कॉन्सेप्चुअली। आपको मुझे पता है ना, फिजिक्स वाले बच्चे भी काफी फंस रहे होते हैं इसमें, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। मुझे बताएं, बात समझ आ गई, लॉजिकली समझ आया, कॉन्सेप्ट बना इस सवाल का? सोचा था थोड़ी जल्दी क्लास खत्म करूंगा इस सवाल के बाद, लेकिन मुझे सवाल तगड़ा आ गया ना, कॉन्सेप्ट ज्यादा देने पड़ गए। बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें कॉन्सेप्ट काफी सारे लगे थे। अब इसकी बेसिस पर इंशाल्लाह लेकिन और सवालात आप करने की पोजीशन में होंगे। सही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। मजीद सवाल करके आप लेके आ रहेंगे, आप लोग करेंगे सवालात, मुझसे प्रॉब्लम पूछेंगे, तो इंशाल्लाह मसले मसाइल हल होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।